बात पश्चिम बंगाल से आई एक तस्वीर की, जो तस्वीर हैरान करती है। पश्चिम बंगाल जहां घुसपैठियों के खिलाफ मौजूदा सरकार एक्शन कर रही है, तो बॉर्डर के इलाकों में हड़कंप मचा हुआ। वहां की तस्वीरें जरा देखिए, ये बॉर्डर इलाकों की तस्वीरें हैं। उत्तर 24 परगना का हाकिमपुर बॉर्डर, बड़ी संख्या में बांग्लादेश नागरिक अपने मुल्क वापस लौटने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। ये डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं वहां पर। कई लोग ऐसे हैं जो सालों से अवैध तरीके से बंगाल में रह रहे थे, यहां काम कर रहे थे, लेकिन नई सरकार आने के बाद अब बोरिया बिस्तर लेकर के ये ऐसे भाग रहे हैं। जाओ, जहां से आया था उस रास्ता से जाओ, वापस जाओ बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल में अब घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सीमा पार से अवैध एंट्री करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए शुभेंदु सरकार ने 23 जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाने की तैयारी कर ली है और इसकी शुरुआत हो चुकी है मालदा और मुर्शिदाबाद से, जहां पिछले 24 घंटों में 12 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। हाल यह है कि शुभेंदु सरकार के मिशन घुसपैठियां शुरू होते ही बॉर्डर के पास बांग्लादेशियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। सबसे पहले देखिए उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर की तस्वीर, जहां शुभेंदु सरकार के एक्शन से बांग्लादेशी घुसपैठियों में हड़कंप मचा है। यहां 1, 2 या 5, 10 नहीं, बल्कि करीब 100 घुसपैठी बांग्लादेश वापस जाने के लिए बॉर्डर पर पहुंचे। ये वो लोग हैं जो ममता सरकार में घुसपैठ कर बंगाल को अपना घर बना चुके थे। इनमें से कोई रंगाई पुताई का काम कर रहा था, कोई घरों में मेड का काम करती थी, कोई मजदूरी करता था, लेकिन इनमें से किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। सब बांग्लादेशी हैं और अवैध तरीके से बॉर्डर पार कर हिंदुस्तान में घुसे थे। খুলনা জেলায় এখানে কোথায় থাকতেন? এখানে থাকতাম দুর্গানগর। দুর্গানগর। কি কাজ করতেন এখানে? ওই রঙের কাজ করতাম, ওই জঙ্গল সাফ করার কাজ করতাম। কত বছর আগে আসছিলেন? এই ধরো 1 বছর হয়ে গেছে। 1 বছর আগে আসছিলেন, এখন ফিরে যাচ্ছেন কেন? আমি ফিরে যাচ্ছি, ওই যে সরকার আর কি দেশের মানুষ দেশে চলে যাও। বাংলাদেশে কোথায় বাড়ি? বাড়ি না মোল্লাডাঙ্গা। এদিকে কোথায় থাকতেন? কি কাজ করতে? বাসন মাজা কাজ করতে। বাসন মাজা কাজ করতেন। আর কতদিন আগে আসছিলেন? 2-3 মাস। কোন বর্ডার দিয়ে আসছিলেন? মোটামুটি মনে নেই। হ্যাঁ, থাকতে দিচ্ছে না, চলে এসেছি। আচ্ছা, কি বাংলাদেশে চলে যাবেন থাকতে? কি কাজ করতে ওখানে? লিভার। কি কত বছর আগে গিয়েছিলে? বেশি না, 5-6 বছর। 5-6 বছর আগে। কোনো কাগজপত্র আছে? নেই না? এখন কি বাংলাদেশে ফিরে যাবে? হ্যাঁ, তুমি জানি। বাংলাদেশে কোথায় বাড়ি? বাড়ি হচ্ছে তোমার 13 খাদা। কি নাম তোমার? রবি সরকার। मगर अब इन सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शुभेंदु सरकार का हंटर चलना शुरू हो गया। इन्हें बंगाल से बाहर करने के लिए होल्डिंग सेंटर तैयार हो रहे हैं। इसके डर से इन घुसपैठियों में भगदड़ मची है। सरकार की तरफ से एकदम स्ट्रिक्ट पॉलिसी लिया गया है कि किसी भी तरह से जिसके पास कोई वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उन सारे जो अवैध फॉरेनर्स है, स्पेशली जो बांग्लादेशी रोहिंग्याज है, उनको डिटेक्ट किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा। अगर उनके किसी भी डॉक्यूमेंट्स के उनका नाम है तो वो डिलीट किया जाएगा, उसके साथ साथ उनको डिपोर्ट किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे ये वेट कर रहे हैं और जो प्रोसीड्योर है, जो लीगल प्रोसीड्योर है, उसके मुताबिक इनकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किया जाएगा। इसके साथ साथ कोई किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट है कि नहीं, ये भी चेक किया जाएगा लोकल पीएस से। ये कंफर्म होने के बाद जो है बीएसएफ की तरफ से इनको ले जाकर बॉर्डर पे छोड़ा जाएगा। दरअसल शुभेंदु अधिकारी का फोकस बंगाल में घुसपैठ को रोकना है। बंगाल के हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाए जाने की योजना भी है। हर जिले में घुसपैठियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। सोचिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है घुसपैठियों के लिए। संदिग्ध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। संदिग्धों को डिपोर्ट करने से लेकर के हिरासत में रखने तक की तैयारी है। नागरिकता की जांच की जाएगी और जब तक जांच होगी तब तक उनको होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा।
31 दिसंबर 2024 ये तारीख तय की गई कि 31 दिसंबर 2024 के बाद भारत में जो लोग घुसे उन पर सबसे ज्यादा विजिलेंस की जा रही है। पहचान होती है, घुसपैठियों को बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार है। अब जरा ये समझिए कि आखिर घुसपैठियों को होल्डिंग सेंटर लाने के लिए शुभेंदु सरकार ने वो प्लानिंग क्या की। घुसपैठी की पहचान कर होल्डिंग सेंटर में उसको लाया जाएगा। होल्डिंग सेंटर में जिन लोगों को रखा जाएगा उनके बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा। उस बायोमेट्रिक डेटा की जानकारी एक केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। उस केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। पहचान पूरी होगी। पहचान पूरी होने के बाद अगर वो घुसपैठे निकलता है तो उसको बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। बंगाल में 2 जगहों पर फिलहाल होल्डिंग सेंटर तैयार किए जा चुके हैं। सफेद और नीले रंग की इमारत मालदा में तैयार किया गया होल्डिंग सेंटर है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हर तरफ सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। मालदा के होल्डिंग सेंटर में फिलहाल 9 संदिग्ध घुसपैठियों को रखा गया है। इनमें 3 महिलाएं और 6 नाबालिग शामिल हैं। इन्हें गाजोल के पांडुआ इलाके से हिरासत में लिया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक सभी संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक हैं। इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। आप देख सकते हैं ऊपर में एक सीसीटीवी कैमरा है जो बाहर के तरफ की पिक्चर मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है। और इसके बिल्डिंग है उसके ऊपर जो घर है उसमें रहते हैं जो 9 जन बांग्लादेशी है, उसको रहने की व्यवस्था की गई है। उसके साथ भी यहाँ पर उसके लिए खाने पीने का व्यवस्था किया गया है। मालदा के बाद बंगाल में दूसरा होल्डिंग सेंटर मुर्शिदाबाद में बना। यहाँ 3 बांग्लादेशी घुसपैठियों को रखा गया। ये तीनों मुर्शिदाबाद में बॉर्डर के रास्ते अवैध तरीके से दाखिल हुए थे। अगर बांग्लादेशी हुआ इसमें कोई दिक्कत नहीं कि हम नहीं चाहते कोई भी बांग्लादेशी हमारे यहाँ पर रहे और यहाँ का खाना खाए, यहाँ पर रोजगार करे। हम चाहते हैं उसे बांग्लादेश भेजा जाए। लेकिन अगर वो एसआईआर में डिलीटेड वोटर हुआ तो हम चाहते हैं कि उसकी कार्रवाई हो और हद सामने लिया जाए। अब जबकि घुसपैठियों पर प्रहार हो रहा है तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ममता सरकार में इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण मिला? क्या एसआईआर प्रक्रिया के बाद इनके नाम वोटर लिस्ट से कट गए, जिसके बाद इनके लिए बंगाल छोड़ने के सिवा और कोई चारा नहीं रहा? दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को पश्चिम बंगाल से बाहर निकालने के लिए शुभेंदु सरकार ने 3D फॉर्मूला लागू किया। इसके तहत डिटेक्ट यानी पहचान करना, डिलीट यानी सरकारी रिकॉर्ड से नाम हटाना और डिपोर्ट यानी देश से बाहर निकालना, ये नीति अपनाई जा रही है। देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया। अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही कहा था बीजेपी सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल से एक घुसपैठियों को बाहर कर दिया जाएगा। इसके लिए सत्ता संभालते ही वो फुल एक्शन मोड में है और इसके सबूत अब सामने हैं। पश्चिम बंगाल सरकार यहाँ पे आने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जो सख्ती जो पॉलिसी लिया है कि किसी भी तरह से जो इलीगल बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है, उनको रहने नहीं दिया जाएगा। उसी सख्ती के दौरान जो दिखाई दे रहा है, जो बांग्लादेशी जो है 100 के तादाद में यहाँ से बांग्लादेश लौटने के लिए मौजूद हो चुके हैं। कैमरा पर्सन अरिंदम के साथ पियाली मित्रा, जी मीडिया, हाकिमपुर। बंगाल में शुभेंदु सरकार के एक्शन के बाद घुसपैठियों को निकाला जा रहा है तो उत्तर प्रदेश के टोल प्लाजा से गाड़ियों को निकलने से पहले देशभक्ति गीत और भजन बजाए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्य के निर्देश पर यूपी के राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक अनोखी पहल की शुरुआत हो चुकी है। गाजियाबाद के दुहाई टोल प्लाजा से इसकी पहली झलक क्या आई, ये दिखाते हैं आप। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक आप जहां कहीं भी जाएंगे, हर टोल प्लाजा पर आपके कानों में देशभक्ति के तराने गूंजेंगे, भक्ति भाव वाले सनातनी भजन कीर्तन सुनाई देगा। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस नए आदेश पर सियासत शुरू हो गई है। जी न्यूज की टीम गाजियाबाद के दुहाई टोल प्लाजा पर पहुंची, जहां पर इस पहल की शुरुआत हो चुकी है।
सरकार के आदेश के तहत भजन बजने लगा है। हनुमान जी यात्रा में रक्षा करें, इसके मद्देनजर सरकार ने फैसला दिया है कि भजन बजेंगे जितने टोल प्लाजा हैं, और संकट ते हनुमान छुड़ावें। अब ये रास्ते का संकट छुड़वाने के लिए हनुमान जी की याद आई है और ये हनुमान चालीसा बजना शुरू हो गया है। नियम स्पष्ट है, टोल प्लाजा पर जब लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंचे तो उनके जहन में मौजूद तनाव को कम किया जाए। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और यहाँ पर सीएम योगी के आदेश के बाद आपको भक्ति में गाने नजर आएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हनुमान चालीसा के जैसे जो गाने हैं, देशभक्ति के साथ साथ हनुमान चालीसा भक्ति के गाने जो है वो यहाँ पर आप सुनाई देंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे किस तरीके से यहाँ पर हनुमान चालीसा के गाने और भक्ति के साथ साथ देशभक्ति के गाने सुनाई दे रहे हैं। भैया, हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है यहाँ पर और भक्ति के गाने जो एक्सप्रेसवे पे बज रहे हैं, कैसा किस तरीके से देख रहे हैं आप इस आदेश को सीएम योगी? बहुत अच्छा खुशी हुई मुझे देख के, यहाँ बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छी पॉजिटिव मिली मुझे ये सुन के। जाहिर है, जब गाड़ियां टोल प्लाजा क्रॉस करेंगी तो स्पीकर पर धीमे और मधुर स्वर में देशभक्ति के गीत और भगवान के भजन का ऑडियो प्रसारण होगा और इसका इंतजाम प्रशासन की ओर से किया जाएगा। निर्देश दिए थे एनएच के अधिकारियों को कि जितने भी हमारे टोल प्लाजा हैं सभी टोल प्लाजा पे बीएस सिस्टम का उपयोग करें और देशभक्ति के गाने भजन आदि चलाएं। इस फैसले के लागू होते ही यूपी के सियासी और धार्मिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अब बात उत्तर प्रदेश पुलिस के डबल एक्शन की। बकरीद से पहले यूपी पुलिस सुपर एक्टिव मोड में है। 24 घंटे में 9 जगहों पर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो चुकी है, जिसमें गौ तस्कर समेत कई अपराधी को लंगड़ा बनाया गया। ये उसी की तस्वीर में दिखा रहा हूं आपको। ये जो गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई, इस लाल फ्रेम में आपको वही अपराधी नजर आ रहा है और किस तरीके से पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है, आपको ये भी नजर आ रहा है। बकरीद पर कोई भी साजिश ना हो पाए, इसी के लिए शहर शहर ऐसा फ्लैग मार्च निकल रहा है ताकि प्रदेश का कोई भी माहौल खराब ना कर सके। एक तरफ ताबड़तोड़ एनकाउंटर, दूसरी तरफ शहर शहर फ्लैग मार्च। यूपी में बकरीद से पहले योगी फोर्स डबल एक्शन में है। एक तरफ शहर शहर अपराधियों का बुलेट से हिसाब किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ त्योहार की आड़ में कोई बवाल ना हो, इसके लिए हर जिले संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाउड एंड क्लियर मैसेज के बाद भी कई अपराधी योगी फोर्स को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन उनका हश्र क्या हो रहा है, तस्वीर देख लीजिए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फतेहपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर से मथुरा और बदायूं तक उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 9 जगहों पर अपराधियों के साथ ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए। कहीं गौ तस्कर तो कहीं लुटेरों को योगी फोर्स ने लंगड़ा बना दिया। जो अब तक वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे, वो अब अपने पैर पर चलने लायक भी नहीं रहे। फतेहपुर की ये तस्वीर देख लीजिए, जिसे पुलिस कर्मी उठाकर ले जा रहे हैं। वो है गौ तस्कर हफीज, जिसकी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। लेकिन जब गौ तस्कर हफीज का सामना योगी फोर्स से हुआ तो गोली चलाने की हिमाकत कर बैठा। मगर योगी फोर्स ने हफीज का ऐसा इलाज किया कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा। दरअसल एक दिन पहले ही जंगल में गौकशी की वारदात हुई थी। हफीज के पास से पुलिस को लोहे की रॉड, हथियार, गौकशी का सामान बरामद हुआ। बकरीद से पहले गौ तस्कर हफीज का तो बुलेट ट्रीटमेंट हो गया, मगर ईद पर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ भी योगी फोर्स एक्शन में है। संभल से महाराजगंज तक पुलिस फोर्स फ्लैग मार्च निकाल रही है ताकि कोई उपद्रवी, कट्टरपंथी कोई साजिश रचने की जरूरत न कर सके। सुरक्षा बढ़ाने के साथ पुलिस लोगों से शांति के साथ ईद मनाने की अपील कर रही है। संभल में तो डीएम अंकित खंडेलवाल, एसपी कृष्ण बिश्नोई खुद सड़क पर उतरे। हर संवेदनशील इलाके की जांच हो रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को भी सख्त हिदायत दी गई। सबको ये बड़ा स्पष्ट तौर पे बता दिया गया है कि किसी भी तरह का परंपरा से इतर काम नहीं किया जाएगा, चाहे वो सार्वजनिक स्तर पर नमाज पढ़ने का हो या फिर जो प्रतिबंधित पशु हो उनकी कुर्बानी ना देने का हो। और
सभी से अपील भी की गई है कि जैसे चलता आ रहा है शांतिपूर्वक तरीके से, वैसा ही हम लोग इस पर्व को मनाएं। सभी विभागों के साथ समन्वय बैठक करके ये इंश्योर किया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये त्यौहार है इसको मनाया जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी व्यक्ति आप किसी दूसरे धर्म के बारे में अफवाह ना उड़ाएं, ना ही इस तरीके की बातें सोशल मीडिया या ट्विटर पे लिखें। कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास ना करें। 112 को सूचना दें, नहीं तो हम सब लोगों की कॉल पे करें। संभल में 828 जगहों पर बकरीद की नमाज होगी। कुर्बानी के लिए 14 जगह निर्धारित की गई। पूरे जिले को 5 जोन 16 सेक्टर में बांटा गया। पूरे संभल को 5 सेक्टर में बांटा गया है, 14 जोन में डिवाइड किया गया है ताकि सुरक्षा पर कड़ा पहरा किया जाए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी शख्स खुले में कुर्बानी ना कर सके, और कुर्बानी का अगर कोई शख्स वीडियो अपलोड करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये तस्वीरें दिखा रही कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। राजू राज, जी मीडिया, संभल। इसी बीच उत्तर प्रदेश को लेकर आतंकियों की एक खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच में जुटी एनआईए की चार्जशीट में पता चला कि आतंकियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश विधानसभा, लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा और राजधानी के भीड़ भाड़ वाले इलाके थे। सवाल ये कि क्या दिल्ली ब्लास्ट सिर्फ एक ट्रेलर था और असली टारगेट यूपी की सत्ता और सिस्टम का केंद्र था? सिर्फ एक ट्रेलर था और आतंकियों का असली टारगेट लखनऊ का उत्तर प्रदेश विधानसभा और इमामबाड़ा था। लखनऊ को दहलाने की हैरान करने वाली साजिश का खुलासा अब एनआईए की चार्जशीट में हुआ है, जिसके मुताबिक यूपी विधानसभा, बापू भवन, सचिवालय, बड़ा इमामबाड़ा, अमीनाबाद, लालबाग यानी लखनऊ के वो इलाके जहां हर वक्त हजारों लोगों की आवाजाही रहती है, वहां ब्लास्ट करने की साजिश रची गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की 7500 पेज की चार्जशीट में जो खुलासे हुए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। जांच के मुताबिक दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट केस से जुड़े आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन सईद अगस्त 2025 में फरीदाबाद से लखनऊ पहुंचे थे। एनआईए के मुताबिक दोनों आरोपियों ने राजधानी के इस संवेदनशील इलाकों में रेकी की, घंटों घूमे, लोकेशन देखी, भीड़ का अंदाजा लगाया और शक है कि कार बम से हमले की तैयारी की जा रही थी। इस चार्जशीट में एनआईए ने कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें सबसे अहम खुलासा ये है कि इन आतंकियों के निशाने पर राजधानी दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी था, जहां पर विधानसभा, सचिवालय और कई ऐसी सरकारी प्रतिष्ठान थे जिनकी रेकी ये लोग कर चुके थे, और किस रूट से जाकर हमला करने के बाद किस रूट से भागना है इसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी। सबसे खतरनाक खुलासा, लखनऊ में मदर ऑफ सैटन यानी ट्राई एसीटोन, ट्राई पैरोक्साइड के जरिए बड़ा धमाका करने की प्लानिंग थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी TATP यानी ट्राई एसीटोन ट्राई पैरोक्साइड बनाने की तैयारी में थे। यही वो विस्फोटक है जिसका इस्तेमाल दिल्ली लाल किला ब्लास्ट में हुआ था, जो बेहद संवेदनशील, बेहद घातक और छोटी सी मात्रा भी तबाही मचाने वाला केमिकल है। एनआईए को आरोपियों के मोबाइल फोन से कई अहम डिजिटल सबूत भी मिले, जिनमें लखनऊ की केमिकल दुकानों की जानकारी भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक मुजम्मिल के कहने पर शाहीन ने दुकानों के नाम लिखे थे, जहां से विस्फोटक तैयार करने के लिए केमिकल जुटाए जा रहे थे। जांच में सामने आया है कि ये पूरा मॉड्यूल अल-कायदा से जुड़े आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद से प्रभावित था। यानी साजिश सिर्फ एक ब्लास्ट की नहीं थी, बल्कि यूपी की सत्ता, सुरक्षा और सिस्टम को निशाना बनाने की थी। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में और भी कई अहम खुलासे किए हैं कि किस तरीके से अंसार उल गजावत हिंद आतंकी संगठन से ये लोग जुड़े हुए थे और भारत के कई बड़े शहरों पर हमला करने की ये प्लानिंग कर चुके थे। अगर समय रहते ये साजिश बेनकाब न होती तो लखनऊ में बड़ा आतंकी हमला हो सकता था। सुरक्षा एजेंसियां अब इस नेटवर्क से जुड़े बाकी संदिग्धों की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जहां बकरीद से पहले बकरों की कुर्बानी को लेकर हंगामा,
मुंबई में मीरा रोड की एक सोसाइटी के अंदर बकरे की कुर्बानी पर हिंदू और मुस्लिम वर्ग आमने सामने। हंगामा इतना बढ़ा कि नौबत ब्लेडबाजी तक आ गई और मुंबई पुलिस को बीच बचाव के लिए उतरना पड़ गया। हंगामा, नारेबाजी, धक्का मुक्की और ब्लेडबाजी। मुंबई में बकरीद पर बकरों को लेकर महाभारत। सोसाइटी में कुर्बानी से पहले खून खराबा। मुंबई की सोसाइटी में बकरीद पर कुर्बानी को लेकर शुरू हुआ हंगामा अब खत्म नहीं हो रहा। हिंदू और मुसलमान आमने सामने। बकरों के लिए बनाया गया शेड तोड़ दिया गया। हिंदुओं पर ब्लेड से वार किया गया। उसके बाद हुई आपसी भिड़ंत। तस्वीरें मुंबई से सटे मीरा रोड के पूनम क्लस्टर बिल्डिंग की, जहां बकरीद पर बकरे काटने को लेकर यह विवाद हुआ। यहां कुर्बानी के लिए कई बकरे लाए गए, जिनकी कुर्बानी के लिए शेड बनाया गया। सोसाइटी के कई लोगों ने इसका विरोध किया। उसके बाद शेड तोड़ा गया। इसी मुद्दे को लेकर रात में विवाद हुआ और बात हाथापाई तक आ गई। आज भी इसको लेकर तनाव और बाकायदा हनुमान चालीसा का यहाँ पाठ किया। यहाँ पर पूरी सोसाइटी जो है वो यहाँ पर हिंदू संगठनों के साथ मिलकर सोसाइटी के गेट के ठीक नीचे बैठकर हिंदू संगठनों के साथ मिलकर सोसाइटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के तौर पर यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। दोनों समुदाय यहाँ पर आमने सामने आ गए हैं। टकराव की मुद्रा है और फिलहाल पुलिस प्रशासन एक समझौता कराने के लिए यहाँ पर लगा हुआ। दरअसल जिस सोसाइटी में हंगामा हुआ वहाँ 65% मुस्लिम आबादी है और हिंदू आबादी 35%। वहाँ रहने वाले हिंदुओं का आरोप ये कि उन्हें बकरों के इस तरह कटने से बहुत परेशानी है। बहुत दुर्गंध आती थी ना, इतनी दुर्गंध, और उसके वजह से हम लोग को सांस की बीमारी हो गई। और उनके जो हैलोजन लगते थे वो अपने 24 घंटा अपने हमारे घर में ही, तो गर्मी उससे होती है। हाँ, गर्मी होती थी, हमको मतलब नींद का प्रॉब्लम आ गया। और वो जो बकरे हैं वो इतने जोर जोर से चिल्लाते थे। वहां रहने वाले लोगों का आरोप ये भी कि बाकायदा परेशान करने के लिए बाहर से भी लोग और बकरे बुलाकर इस सोसाइटी में कटवाए जाते हैं। तो आप पहले प्रीमाइस अपने खुद के लिए यूज करो, बाद में रिलेटिव्स को फोन करके बोलो कि भाई है मैं फैसिलिटीज दे रहा हूँ, आप आके इधर आ जाओ। तो पर आपने बाहर वाले को रिलेटिव्स को बोल के वापस वो बकरे वहाँ भी बनवा रहे, अपनी तानाशाही चला रहे यहाँ पे। सोसाइटी के लोगों का आरोप ये कि 6 साल से इसका विरोध तो हो रहा है, लेकिन इस बार मामला बहुत बढ़ गया। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। मुंबई की एक और हंगामे की तस्वीर दिखाता हूं। जो हंगामा बॉलीवुड में धुरंधर की कामयाबी के बाद रणवीर सिंह को बॉलीवुड का एक नया सितारा माना जा रहा था, लेकिन अब कहानी पलट चुकी है। फरहान अख्तर की शिकायत के बाद रणवीर सिंह पर एक एक्शन हुआ जिससे पूरी इंडस्ट्री इस वक्त चौंक चुकी है। धुरंधर पर भारी पड़ा डॉन। बॉलीवुड में रणवीर सिंह बैन। पिछले साल धुरंधर से बॉक्स ऑफिस के बेताज बादशाह बने रणवीर सिंह को बॉलीवुड ने बैन कर दिया है। अपनी दमदार एक्टिंग से सबको दीवाना बना देने वाले रणवीर सिंह की फिल्मों की शूटिंग रोक दी गई और इन सब की वजह है बॉलीवुड के जाने माने एक्टर डायरेक्टर फरहान अख्तर की एक शिकायत। होना तो ये था कि धुरंधर के बाद रणवीर सिंह फरहान अख्तर की डॉन 3 में नजर आते, मगर रणवीर सिंह ने धुरंधर की सक्सेस के बाद अचानक उनकी फिल्म डॉन 3 से बाहर होने का फैसला लिया। फरहान ने इसकी शिकायत FWICE से की। इसके बाद रणवीर सिंह पर एक्शन लिया गया। दरअसल इस विवाद की शुरुआत होती है साल 2023 से, जब फरहान अख्तर ने पूरे देश को चौंकाते हुए ऐलान किया था कि शाहरुख खान के बाद अब डॉन की विरासत को रणवीर सिंह आगे बढ़ाएंगे। डॉन 3 का बजट 7वें आसमान पर था, लेकिन किसे पता था कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट एक बुरे सपने में बदल जाएगा। धुरंधर फिल्म की बम्पर सक्सेस के बाद रणवीर सिंह ने डॉन 3 से अचानक अपने पैर पीछे खींच लिए। ऐसा जो फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने बताया है फेडरेशन को कि सब कुछ फिक्स हो गया था, पूरा सेटअप तैयार हो चुका था। तकरीबन 45 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे प्री प्रोडक्शन के नाम पर फिल्म को शुरू होने में, और उससे ठीक पहले 3 हफ्ते पहले रणवीर सिंह ये फिल्म करने से मना कर देते हैं, जिससे जो कंपनी है एक्सेल जो नाम की जो कंपनी है रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर की, उसको तकरीबन 45 करोड़ का नुकसान हुआ है। फिल्म मेकर्स ने रणवीर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप नंबर 1, फिल्म के प्री प्रोडक्शन के बाद रणवीर ने अचानक फिल्म छोड़ी। आरोप नंबर 2, स्क्रिप्ट में रणवीर सिंह लगातार हस्तक्षेप कर रहे थे। आरोप नंबर 3, रणवीर फिल्म में गाली गलौज और हिंसक सीन जोड़ने का दबाव बना रहे थे, जिससे मेकर्स ने साफ इनकार कर दिया।
फरहान अख्तर सीधे प्रोड्यूसर गिल्ड पहुंचे और उन्होंने रणवीर सिंह से 45 करोड़ के हटाने की मांग की, लेकिन ये विवाद प्रोड्यूसर गिल्ड में नहीं सुलझ पाया। इसके बाद फरहान अख्तर और दिल सिद्धवानी फिल्म फेडरेशन में जाकर रणवीर सिंह के खिलाफ शिकायत करते हैं। फेडरेशन के मुताबिक उन्होंने रणवीर सिंह को 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार रिमाइंडर भेजा, लेकिन उनको कोई भी संतोषजनक जवाब रणवीर सिंह की तरफ से नहीं मिल पाया। इसी ने विवाद की आग ठीक करना। रणवीर के इस रुख के बाद फेडरेशन ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी कर दिया, यानी अब फेडरेशन का कोई भी वर्कर या मेंबर रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेगा। फरहान अख्तर जो हमारे मेंबर है इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन के, कि रणवीर सिंह के खिलाफ सेइंग दैट लास्ट मोमेंट पे 3 हफ्ते पहले यूनिट हमारी शूटिंग के लिए निकल रही थी और हमारी फिल्म से इन्होंने विड्रॉ किया। जबकि रणवीर की टीम का कहना है कि रणवीर सिंह फिल्म इंडस्ट्री और डॉन फ्रेंचाइजी से जुड़े हर इंसान का दिल से सम्मान करते हैं, सही वक्त आने पर जवाब देंगे। लेकिन खेल पूरी तरह से पलट चुका है। जो रणवीर सिंह कल तक बॉलीवुड के डॉन बनने की तैयारी कर रहे थे, अब उन्हें बैन कर दिया गया। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये बात तो आपने देखी धुरंधर के फिल्म के नायक। अब धुरंधर की मार झेल रहे आतंकी मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं। इस पर डबल अटैक होने वाला है। भारतीय सेना घाटी में चुन चुन कर आतंक को खत्म कर रही है, मगर पाकिस्तान पीओके में आतंकियों की नई फौज खड़ी कर रहा है, उनके लिए लॉन्च पैड बना रहा है। बाकायदा लश्कर सरगना हाफिज सईद का बेटा पीओके में नेताओं से मिल रहा है ताकि ऑपरेशन सिंदूर में खत्म हुए आतंकी नेटवर्क को खड़ा कर सके। जम्मू कश्मीर से आतंक के सफाई के लिए ऑपरेशन शेरावाली ऑन है। 4 दिन से जंगलों में दहशतगर्दों की घेराबंदी की गई है, मगर सीमा के उस पार पीओके में मुनीर फौज आतंकियों की नई खेप तैयार कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर में जिन आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया गया था, वहां एक बार फिर लश्कर ए तैयबा अपना नेटवर्क खड़ा करने में जुट गया है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए जो जम्मू के राजौरी की है। यहाँ 4 दिन से सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। किसी भी वक्त लश्कर के 2 टॉप कमांडरों का खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। यह आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। इसी बीच छोटे बड़े हथियारों से रुक रुक कर गोलाबारी जो है वो भी यहाँ पर मौके पर हो रही है। आपको बता दें कि इस तरह की जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है कि इसमें 2 लश्कर ए तैयबा के टॉप कमांडर जो हैं वो यहाँ पर घेरे गए हैं, जो पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के राजौरी में यहाँ पर पहुंचे हैं। आतंकियों को जहन्नुम भेजने के लिए सेना के स्पेशल पैरा ट्रूप्स को हेलीकॉप्टर से जंगल में उतारा गया है, जबकि इलाके के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। चॉपर और ड्रोन से पूरे जंगल की निगरानी की जा रही है। इस ऑपरेशन में कश्मीर पुलिस की एसओजी और सीआरपीएफ की स्पेशल टीम भी शामिल है। राजौरी में ऑपरेशन शेरावाली के दौरान सुरक्षा बलों ने घने जंगल के बीच आतंकी ठिकाना भी ध्वस्त किया है, जिसको आतंकी छुपने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। आतंकी ठिकाने से काफी मात्रा में खाने पीने का सामान, कपड़े, बैग और पानी की बोतलें बरामद हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी के घायल होने की भी खबर है, क्योंकि एनकाउंटर स्पॉट पर खून के निशान भी मिले हैं। एक तरफ पाकिस्तान के भेजे आतंकी घिरे हुए हैं, तो दूसरी तरफ नए आतंकी जहन्नुम जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा पीओके के रावलकोट, मुजफ्फराबाद और एलओसी के आसपास आतंकी लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंप फिर से एक्टिव कर रहा है। इसके लिए लश्कर के सरगना हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने हाल ही में पीओके के पूर्व प्रधानमंत्री अतीक अहमद खान से उसके घर पर मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि लश्कर ए तैयबा पीओके के मदरसों और अपने सहयोगी संगठनों के जरिए नए आतंकियों की भर्ती कर रहा है। मंत्रियों के साथ तलहा सईद की मुलाकात करना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान में मौजूद जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत के खिलाफ जो लगातार फेक नैरेटिव है उसे वो जिंदा रख सके। और ये जो पाकिस्तानी सेना, सरकार, आईएसआई और आतंकवादियों का जो एक गठजोड़ है उस पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की प्रॉपर नज़र जो है वो बनी हुई है। पाकिस्तान की इन्हीं करतूतों के चलते भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों के साथ ही उसके अड्डों को भी ध्वस्त कर दिया था।
मगर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है और एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर वाला इलाज चाहता है। राजौरी से रजत गोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान की मुसीबत यहाँ खत्म नहीं होती। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड्स ने पाकिस्तान की सत्ता को ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के सामने सिर्फ एक खतरा है, क्योंकि शहबाज और मुनीर अगर ट्रंप की लाइन पर चलते हैं तो कट्टरपंथी भड़केंगे, विरोध करते हैं तो अमेरिका नाराज होगा। कंगाल पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और खुद को फील्ड मार्शल कहलवाने वाले आसिम मुनीर इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप की गुड बुक्स में आने के लिए हर दांव खेल रहे हैं। कभी ईरान अमेरिका के बीच मध्यस्थ बनने की कवायद, तो कभी खुद को शांतिदूत साबित करने की कोशिश। लेकिन ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड्स का ऐसा जाल बिछाया जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह फंसता दिख रहा है। हालात ये है कि पाकिस्तान अगर ट्रंप की लाइन मानता है तो पाकिस्तान के कट्टरपंथी भड़केंगे और अगर विरोध करता है तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। यानी शहबाज और मुनीर करें तो मुसीबत, ना करें तो आफत वाली स्थिति हो गई है। यानी पाकिस्तान किसी भी कीमत पर अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल नहीं हो सकता। इसकी वजह जानने से पहले ये समझ लीजिए कि आखिर अब्राहम अकॉर्ड्स है क्या। अरब देशों में हालात सामान्य करने की कोशिश है। इजराइल समेत 12 देशों में शांतिपूर्ण संबंध, इजराइल और अरब देशों के बीच राजनयिक संबंध बहाली। लेकिन इस समय अरब के देश और इजराइल के बीच भीषण तनाव है। अरब देश इजराइल के बीच फिलिस्तीन बड़ा मुद्दा है। अरब देश तभी मान्यता देंगे जब फिलिस्तीनी विवाद का हल हो जाए। यानी अब्राहम अकॉर्ड्स में फिलिस्तीन के मुद्दे को हल किए बिना ही इजराइल और अरब देशों के बीच संबंध बेहतर करने की कवायद की जा रही है और इसी बात पर पाकिस्तान फंस गया है, क्योंकि अगर शामिल हुआ तो पाकिस्तान में विद्रोह हो सकता है। पाकिस्तान को फिलिस्तीन समर्थक नीति बदलनी पड़ेगी। ये कदम पाकिस्तान के इस्लामिक पहचान को धक्का देगा। पाकिस्तान के अंदर भारी राजनीतिक विस्फोट भी संभव है। बात सिर्फ अब्राहम अकॉर्ड्स की नहीं है। अब तक ईरान और अमेरिका के बीच फाइनल डील नहीं हो पाई, लिहाजा अमेरिका को अब मुनीर एंड कंपनी पर यकीन कम हो रहा है। ईरान से शांति कराने के लिए अमेरिका कतर पर भरोसा कर रहा है। ऐसे में अगर कतर डील करा देता है तो पाकिस्तान से शांतिदूत वाला तमगा छिन जाएगा और अगर पाकिस्तान ट्रंप का आदेश मान लेता है यानी अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होता है तो पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। अब बात पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की, जिनके एक बार फिर आसिम मुनीर की कठपुतली होने पर मोहर लग गई। ये मोहर लगाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जिन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, यूएई के राष्ट्रपति और तुर्की के राष्ट्रपति का नाम तो इज्जत से लिया। जब बात पाकिस्तान की आई तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को नजरअंदाज कर दिया। कहते हैं सच कड़वा होता है, लेकिन जब सच दुनिया के सामने सरेआम आ जाए तो वो बेइज्जती बन जाता है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ भी यही हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने की बड़ी अपील की। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने इसके लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की। दिलचस्प बात यह रही कि जहां ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन का उनके आधिकारिक पदों के साथ उल्लेख किया, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आई तो शहबाज शरीफ का नामो निशान ही मिटा दिया। ट्रंप ने सीधे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा देते हुए उनके नाम का जिक्र किया। ये बेइज्जती इसलिए भी पाकिस्तान को चुभ रही है क्योंकि शहबाज शरीफ लगातार डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी में लगे थे। कभी वो ट्रंप को खुश करने के लिए उनके नोबेल शांति पुरस्कार की हामी भरते नजर आए, जिससे वहां मौजूद कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष के सामने हंसी का पात्र बन जाते हैं, तो कभी अमेरिकी कूटनीति के आगे सरेंडर कर देते हैं। लेकिन ट्रंप ने शहबाज की इस भक्ति को टिश्यू पेपर की तरह क्रश करके फेंक दिया। ट्रंप ने साफ संदेश दे दिया कि उनकी नज़र में शहबाज शरीफ की हैसियत कुछ भी नहीं है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेना प्रमुख आसिम मुनीर हैं। वहीं शहबाज शरीफ ट्रंप की चापलूसी करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें भाव नहीं देते। दरअसल हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने में आसिम मुनीर ने वाशिंगटन और ट्रंप के करीबी दायरे में अपनी सीधी पहुंच बना ली है। यही वजह है कि ट्रंप अब शहबाज को बाईपास करके सीधे मुनीर के साथ ही डील कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती की हो।
वाशिंगटन में आयोजित बोर्ड ऑफ पीस की बैठक के दौरान शहबाज शरीफ की फजीहत हुई थी। बोर्ड ऑफ पीस की 40 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्षों की ऑफिशियल ग्रुप फोटो में उन्हें दरकिनार